प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद ना होने का बड़ा इंकशाफ। इसका इजहार उन्होंने खुद किया। मेरे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान का सवाल। क्या पाकिस्तान की मजबूत ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम इमरान खान के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक रही है? पेंडोरा पेपर्स तहकीकात के लिए हुकूमत का तहकीकाती सेल बनाने का ऐलान। ऑपोजिशन ने वजीर आजम का बनाया हुआ सेल मुस्तरद करते हुए उसे धोखा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस देने का मुतालबा। क्या पीटीआई का सियासी ओहदेदार अहमद यार हराज बतौर चेयरमैन वज़रा और फौजी जर्नैलों का एहतसाब कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान। इसके अलावा बात करेंगे मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 बरसों में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पौने 68 अरब रुपए जुर्माने का इंकशाफ। सिर्फ 14 माह में बड़ी बड़ी कंपनीज को 44 अरब के जुर्माने। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत में प्राइवेट कंपनीज शुतर में बहार बन चुकी? कौन सी कंपनीज को कितने कितने जुर्माने किए गए, इनकी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा नए टेस्ट के खिलाफ एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स पर इस्लामाबाद में पुलिस का तशद्दुद, हुकूमती अहकामात मानने से इनकार। डॉक्टर्स ने कल से तमाम अस्पतालों में हड़ताल की कॉल दे दी। ये अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात होनी जरूरी है। क्लास साहब, टाइम हमारे पास रोजाना कम हो जाता है। सबसे पहले जो आज एक बड़ा इंकशाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद किया, ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, इससे पहले कि हम आज कैबिनेट का आज भी इजलास था और उसमें खासी वहाँ पे इश्यूज जो थे सामने आए हैं, उन पे बात करते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जो मेरा ख्याल है किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बेबसी का इजहार नहीं किया होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कैबिनेट इजलास में किया है। इन्होंने आज की कैबिनेट में नहीं किया, पिछली कैबिनेट में किया। आज वाले अलग बताएंगे, पिछली वाले ज़रा अलग बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितनी हेल्पलेसनेस का उन्होंने इजहार किया है। और जो चीज़ें कुछ मैंने देखी हैं जहाँ से बाकायदा मैं उसके साथ मैं अथेंटिक आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक वहाँ के उनके सामने एजेंडा आइटम लाया गया जिसकी स्टोरी हमने ब्रेक की थी, आपको याद होगा लास्ट वीक, कि इंटरनेशनल सर्विसेज होटल जो है ये लाहौर वाला, तो उसको जिस तरीके से बेचा जा रहा था तो खान साहब ने भी पकड़ा वहाँ पे, बाकी भी जो ब्यूरोक्रेट वगैरह बैठे थे, मिनिस्टर्स बैठे थे। फिर शमीम अफरीदी साहब का सेनेट से लेटर आया हुआ था कि जिस तरीके के बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को औने पौने दामू होटल जो है, अरबों रुपए का होटल जो है 1.95 बिलियन रुपीज़ पे बेचा जा रहा है। खान साहब ने वहाँ पे उसको रोका, जो कि अच्छा किया, हमने अप्रिशिएट किया उसको, हमने शमीम अफरीदी साहब को भी किया, सेनेटर्स को भी अप्रिशिएट किया। लेकिन दाद दें प्राइवेटाइजेशन कमीशन वालों को और एविएशन के बाबूज को। बाबूज के कमाल है ना कि उन्होंने बैठ के और डील डन नहीं कर दी थी। प्रॉपर्टीज की कीमत दुनिया भर में ऊपर जाती है, पाकिस्तान में वो ऊपर की बजाय नीचे लेके आए। खैर वो रुक गया। उस पे अब उसके रुकने की वजह क्या थी? जहाँ पे वजीर आज़म साहब जो है अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि ये फैसला जो था, आपको याद होगा 245 फीट को इन्होंने अप्रूवल कर दी थी मई में, 3-4 महीने पहले, कि इसको 500 आप फीट ऊपर ऊंचाई जाने दें बिल्डिंग को, किसी को भी, क्योंकि इसकी कीमत कम लगने की वजह जो है उन्होंने आके यही बताई थी प्राइवेटाइजेशन वालों ने कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी है, तो लिहाजा बिल्डर्स जो है ना वो कहते हैं हमने तो हाई रेज बनानी है तो हम क्या करें। खैर अब इन्होंने उसकी अप्रूवल दी। अब ये पता चला वहाँ पे कि ये अप्रूवल तो दे चुकी है कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुके थे कि इसको 500 तक लेकर जाएं। तो पता ये चला उन्होंने नोटिफाई ही नहीं किया एविएशन वालों ने। बड़े लोग हैं साहब, ज़ाहिर है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कहा था, रिपोर्ट मांगी थी कि मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए कि क्या मसला हुआ है, कैसे हुआ है। अब इनके सामने वो सारा पलंदा लाया गया। अच्छा, कि जनाब हमने कैसे कैसे आपके अहकामात नहीं माने। अच्छा, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी बाबूज जो है इनके पास 101 तरीके होते हैं। वही बाबूज प्ले कि ये एक ही फाइल होता है, एक इशू होता है, एक पे उस पर आपका काम हो भी सकता है, आपका काम नहीं भी हो सकता। अच्छा, हो सकने वाले में भी 1001 रूल्स हैं उनके पास, ना हो सकने वाले के पास तो उनके पास 2000 रूल्स हैं। सो दोनों साइड पे, जिस साइड पे उन्होंने झुमर मारनी हो, देते साइड मारनी है, पुतरेते साइड मारनी है, बाबू मार लेगा, उसको तो मसला नहीं है, साहब का हुक्म आना चाहिए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, जो मैंने चीज़ देखी है, उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने ही नोटेड विद कंसर्न, तशवीश का इजहार किया कि मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बात कोई सेक्शन ऑफिसर कहे, कोई आमिर मतीन कह दे, कि मैं कह दूँ, आप कह दें, समझ में आती है। ये किसकी जुर्रत है कि कैबिनेट का फैसला हो रहा है, आप उसको फैसले कर रहे हैं और आपके फैसले जो हैं बाबूज मानते नहीं है। इट मीन्स के दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। अच्छा, मिनिस्टर आपके पहले हम देख रहे हैं सीरियस नहीं लेते बहुत सारी चीज़ों पे।
एक के खिलाफ जो आमिर साहब जो पिछले कुछ 3 साल से एक ही बात किए जा रहे हैं, मतलब आप तो कितने नाम इन्होंने गिनवाए हैं उसके साथ, डॉक्यूमेंट्स का, चीज़ों के साथ, कि खान साहब एक्शन नहीं ले सकते किसी का, नरम दिल इंसान है। हालांकि वो रोब डालते थे कि क्रिकेट में जो है ना टीम में दहशत थी खान की, 11 लोग थे। खान जब आता था तो वो जो है ना बस वो सारे कहते थे कि इमरान भाई आ गए, इमरान भाई आ गए, खान साहब आ गए। तो उस खान का ये हाल हो गया। वो रमीज राजा साहब ने इसको इस इमेज को बहुत बढ़ाया पिछले, वो देखो ना हर इंटरव्यू में रमीज राजा इसी बात को जरूर इसको पिटते थे कि खान साहब का कितना रोब था, और खान साहब ने उसी रोब में आके उनको, खैर चेयरमैन बन गए हैं वो, माशाल्लाह अच्छा किया उन्होंने फैसला। सर ये होता है ये आमिर भाई, बात जरा दूसरी साइड पे चले गए, वो कहते हैं ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, उसको लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चीज़ मैं हूँ, क्योंकि सहरा में फिरता है ना, वहाँ तो कोई भी बिल्डिंग नहीं होती ना पहाड़ होते हैं। जो ही पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको पता चलता है कि मेरे से भी ऊपर चीज़ें। ये 11 खिलाड़ियों से हट के ये वारदातियों के जब चक्कर में बैठे हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे उस पर गुरु घंटाल इनके आए हैं, डोनर्स, पार्टी फंड देने वाले, पैसा लगाने वाले बिग बिजनेसमैन आए हैं, तो उन्होंने आके चाबियां भरी हैं और उन्होंने आके अपने अपने ट्रिक्स दिखाए हैं। तो खान साहब कहने पे मजबूर हो गए, जनाब मेरी बात नहीं सुननी जा रही। आपकी बात कौन नहीं सुन रहा? जो नहीं सुन रहे, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कैबिनेट में बैठ के, जहाँ पे फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, दीगर अफसरान बैठे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मेरा हुक्म नहीं माना जाता, वो बेसिकली फिल्म मुझे वही याद आ जाती, वेलकम उदय भाई, दिल के बड़े अच्छे हैं, मतलब खान साहब जो हैं दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वो नाना पाटेकर वाला जो ये स्टोरी है। सो खान साहब आके गुस्सा बड़ा करते हैं, जो सारा गुस्सा है ना तकरीरों में निकाल देते हैं। मेरी इनसे अर्ज है कि गुस्सा थोड़ा सा बचाया करें, जब आप नहीं हो उन लोगों पे निकालें जिन पे उन्हीं पे निकालें। चाहिए। सारा दिन तकरीरें करते रहते हैं, उसके बाद बंदे का जो स्टीम है ना, गुस्सा कैथारसिस हो जाता है ना, मतलब मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरा गुस्सा निकल जाएगा, या मैं एक्ट कर लूं या बोल लूं। जो लोग बोलने वाले होते हैं उनके बारे में कहते हैं एक्ट नहीं करते, और वो ज्यादा समझदार लोग होते हैं कि चलो किसी का नुकसान नहीं करते। गवर्नेंस में ये चीजें नहीं चलती। अब आप बैठ के 60 की कैबिनेट में इतना बड़ा इतराफ कर रहे हैं कि मेरे जो मिनिस्टर हूं या मेरे फेडरल सेक्रेटरीज हूं, मेरे बाबूज हूं, वो मेरी बातें नहीं मान रहे। सर इट शोज योर वीकनेस। ये गवर्नेंस भी आपकी वीक है, आपकी अथॉरिटी भी फिर वीक है, फिर आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा, आपकी किसी बात पे अमल नहीं हो रहा, और चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। इस वक्त आपको 3-4 हेड्स रोल कर देने चाहिए थे, जो आपका समझाए, मतलब एविएशन वाले की छुट्टी होनी चाहिए थी, आप आपके ऑर्डर नहीं माने, उस मिनिस्टर को फायर करते, जुर्रत दिखाते ना। एविएशन का तो खास तौर पे ये पहला वाकया नहीं है, पायलटों का मैसअप हुआ, फिर ये रिंग रोड के अंदर एविएशन का है, ये तीसरी बड़ी चीज़ है। आप उसके बाद सेक्रेटरी एविएशन को उड़ाते कि भाई साहब मेरे ऑर्डर कैसे नहीं माने गए। आप फिर उसके बाद आके कैबिनेट के आपके मामलात एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरा पूछते, फायर तो नहीं कर सकते, इतनी तो नहीं बन सकती, उनमें तोते में तो जान है, सारा मसला ही वही वो तो तोते में जान है। आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूछते कि भाई साहब मेरे अहकामात पे ऑर्डर पे अमल क्यों नहीं होया। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से पूछते कि सर जी एक्सीलेंसी आप बैठे हुए, आपका काम है हमारे फैसलों को आगे फॉलो अप करना, इंप्लीमेंटेशन करवाना, आपने क्यों नहीं अमल कराया। ये 4-5 लोग तो मुझे एज एन आउटसाइडर के तौर पर, एज ए रिपोर्टर के तौर पर समझ आ रही है, इन 4-5 लोगों से आपको सवाल पूछने चाहिए थे, क्वेश्चंस करने चाहिए थे, आपने किए। इतना कह देना विद कंसर्न कि जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो ना मेरे ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा। सर जी ये पावर की गेम होती है थोड़ी सी। तो मेरी इतला ये है कि ये पॉइंट आउट जो किया गया था वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने किया था कि जनाब अप्रूवल तो दिया जा चुका है। ये पिछली दफा कहा था ना मैं आपको, उससे पिछले मीटिंग का है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो उन्होंने आके उन्होंने बताया था वो पिछली से पिछले मीटिंग का था, जब ये पहली दफा ये स्कैंडल जो है इंटरनेशनल सर्विसेज का जब कैबिनेट में आया, उस वक्त उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हम तो इसकी ये मई में कर चुके हैं अप्रूवल। अब ये नई यही है कि उस पर अमल जो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि उस पर अमल किसने नहीं करवाना था। ये 3-4 लोग होते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉलो करता है, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी फॉलो करते होते हैं, और प्लस वो जो महकमे हैं आप उनसे बातचीत करते होते। सो इन 3-4 लोगों से उन्हें ज़रा थोड़ी सी मेरा ख्याल क्वेश्चनिंग को ज़रा इंक्वायरी वगैरह करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसी पे ही रुक गए हैं कि जी कि आई एम सॉरी मेरी कोई बात नहीं मानता। अब खान साहब के जो अमल है ना, ऑर्डर्स जो है ना, वो कोई नहीं मान रहा। वो मुझे, मैं लास्ट पे एंड करो, उसका गैब्रियल गार्शिया का नावल जो है ना कि नो बॉडी राइट्स टू कर्नल, इसी तरीके नो बॉडी लिसन्स एंड इम्प्लीमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्स। बाकी अगर रेस्ट आमिर साहब जी। आमिर साहब, इमरान खान साहब तो अपनी हेल्पलेसनेस मान रहे हैं, बता रहे हैं, बट द नेसेसरी एक्शन व्हिच इज मिसिंग वो क्यों नहीं ले पा रहे? और ये हर दफा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे आके बात रुकती है। बात ये है कि ये इस तरह के वाकयात हम खास तौर पे इसलिए भी सुनाते हैं कि ये अक्कासी करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सिस्टम कैसे रन किया जाता है। और उसमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कहते थे कि जनाब आपका प्राइम मिनिस्टर साहब जब आप एज एन MNA भी थे
आपने कभी कमेटियों में नहीं गए, आप पार्लियामेंट में नहीं गए, आपको सिस्टम का नहीं पता, तो ये कह देना कि जी मेरा वेस्ट का बड़ा एक्सपीरियंस इज़ नॉट इनफ। फिर आप जो है आप जी एक नई टीम लेके आए, जी मैं नई टीम लेके आऊँ, और अभी नई टीम में से वो जो बरतानिया का जो सिस्टम हमने चलाया हुआ है उसके अंदर एक बनाया हुआ तरीक़ाकार कि ट्रेनिंग की जाती है, शेडो गवर्नमेंट होती है कि आप पहले MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, मिनिस्टर जूनियर मिनिस्टर बनते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, फिर फेडरल मिनिस्टर। आधे से ज़्यादा कैबिनेट तो जो है वो फर्स्ट टाइमर्स की है, और वो कोई बूट लेके टीवी के ऊपर बैठ जाता है, कोई जो है उनकी ज़बान देखें, उनका तरीक़ाकार देखें, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग देखें, तो फिर यही होगा। इस बात पे हैरानी है, पर मैं चाह रहा हूँ कि उस पर अब आ जाएंगे पेंडोरा बॉक्स का जो फॉलोअप जो है उसके ऊपर वो आ जाए कि वहाँ पे प्रकाश साहब के पास शायद उसकी वहाँ भी कैबिनेट में डिस्कस की है, उसको पहले आप दे दें। मगर मैं जनरली ओवरऑल ये कर रहा हूँ कि वही जो सारी दुनिया कह रही है और ये गलती वही करने जा रहे हैं जो कि नवाज शरीफ ने की थी, कि उनके पास बड़े चांस थे कि पैनामा के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकते थे, खुद कुछ ना कुछ करा सकते थे, वो नहीं मानते करते 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 ये हुआ कि वो फारिग हो गए। अब ये भी यही जिद कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बनाई हुई है कि इंस्पेक्शन कमेटी होगी और उसके अपने चोज़न मेंबर्स होंगे, वो अपने ही तरीके से किया जाएगा। हाँ, उसके अंदर नायब शायब ये वो कुछ लोग डाल देंगे, पर ना वो अपोजिशन ने मानना है और ना ही वो मान रही है। साथ में आज ये तराई थी कि जमात इस्लामी वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और ये प्रेशर अब जो है सब पे आ गया है, ये अदालतों पे भी आ गया है, क्योंकि ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता था कि जना बहुत ओवर एक्टिविटी दिखाई गई, और वो जिस तरीके से उनको पटिशन्स को टेकअप कर दिया गया और फिर वो जो है GITs बनी, तो इस दफ़ा अदालतों के ऊपर भी आ गया है कि ये उसमें 250 लोग थे, इसमें 700 लोग हैं, और उसमें ठीक है प्राइम मिनिस्टर में थे, तो इसमें भी कोई तकरीबन काफ़ी कैबिनेट आधी से ज़्यादा करीब के करीब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैवी वेट्स इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं और बड़े बड़े लोग हैं। तो एक तो अदालत के ऊपर ये प्रेशर आता है कि ये पटिशनें जब आती हैं तो उनको अगर सुओ मोटो नहीं है तो उनको टेकअप कैसे करते हैं नज़र है सबकी, और लोग मुआवजना करेंगे, मुआवजना हुए बगैर नहीं रह जाएगा, गवर्नमेंट का भी मुआवजना किया जाएगा, अदालतों का भी किया जाएगा, फिर इस्टेब्लिशमेंट का भी किया जाएगा। वो इस्टेब्लिशमेंट का इसलिए कि वो जो GIT बनाई गई थी, गो कि हम उस ज़माने में आर्ग्यू करते रहे थे कि जनाब ये इसमें ये बड़ा क्वेश्चन आया था कि जी इसमें ISI का बड़ा रोल था और जनाब सारा होमवर्क ही उन्होंने किया था, तो हमने कहा था जनाब आइन के अंदर गुंजाइश है, जो पहले भी GITs बनती रही हैं, बैठते हैं, तो पहली दफ़ा नहीं है। सो इस दफ़ा देखना है। नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक्स जब आई थी, हिम्मत करें ना खान साहब, फिर मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। नहीं डॉन लीक्स पे नवाज शरीफ ने उन्होंने यहाँ पे GIT बनाई थी, जिसमें 2 उन्होंने रखे थे आर्मी के ब्रिगेडियर थे, एक ISI से थे, एक मेरा ख्याल MI से थे, मैं अगर गलत नहीं करा, जो बाद में नवाज शरीफ साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई थी उसमें भी शामिल थे। तो अगर नवाज शरीफ साहब GIT बना सकते हैं डॉन लीक्स पे, ये कहना जी हम नहीं बना सकते, तो भाई साहब आप भी बनाएं, फिर आप भी बनाएं अपनी लीग्स पे। आपने इंस्पेक्शन कमीशन के हिराज साहब को, जिनका नाम ही कभी मेरा ख्याल पाकिस्तानियों ने नहीं सुना, कोई हिराज साहब के नाम का बंदा भी इंस्पेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, आपकी अपनी पार्टी का वो बंदा है, टिकट होल्डर था आपका, वो इलेक्शन लड़ा है, वो आपकी इंक्वायरियाँ करेगा वो। और वो हिराज साहब का वैसे भी नोन था, जब ये मुशर्रफ के ज़माने में ये DG रेंजर्स के बड़े क्लोज थे लाहौर के अंदर, तो ये टिकटों विकटों के काफ़ी फैसले कराते थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तजाज़ साहब के भी रिश्तेदार हैं। पर बहरहाल वो कोई इतने बड़े नाम का कद काट है ना, उनकी उस तरह की क्रेडिबिलिटी है। ये ऐसी वक्फ बोर्ड होना चाहिए जिसपे कि कोई कहे कि हाँ ये लोग हैं। आपने कल का तारिक खोसा का कहा था, बिल्कुल ठीक है। खोसा साहब, आसिफ खोसा साहब और तारिक खोसा साहब को दोबारा डाल लेना उसमें, और मेरा ख्याल इवन अपोजिशन भी शायद हो सकता है, वरना अपने नाम बता लें, बड़े बड़े नाम मिलने को मिल जाते हैं, मगर वो जिसपे सबका एतबार हो, वो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के वाले से ख़ास तौर पे कि आज आपने देखा होगा कि मरियम बीबी ने जो अपनी नई दरख्वास्त डाली है, अब नवाज शरीफ साहब की टोन वो उसमें नाम ले कि उन्होंने जनरल फैज़ का और जर्नलों का और भी जो है ना फोकस, वो ऑलरेडी बड़ा अटैक उस तरफ आ रहा है, तो उससे बचने के लिए एक फेयर प्ले ना हो, मगर उसको कम से कम नज़र आना चाहिए, वरना ये फिर इशू बनता है और बनना चाहिए बिल्कुल, कि ये नहीं है ये लेला पोती जो हो रही है ना कि बिल्कुल करवा के।
और ये लेला पोती से काम नहीं चलेगा मेरा ख्याल। ये आप बेनिफिशरी हैं, आपको अगर ख़ास तौर पे अगर आप खुद क्लीन हैं, यू शुड कम आउट क्लीन। और ये दे दें 2 4 5 की बली, वैसे आपसे निकालने की हिम्मत नहीं है, इसी बहाने जान छूट जाएगी कि ये 5 बंदे जो है हुकूमत गिर जाए, तो ये तो कम से कम होगा। साहब पहले इस्तीफा दे चुके, 4 बंदों से हुकूमत चल रही है, आप कहते हैं 4 5 को और ठोक दें तो बचेगा क्या पीछे? वैसे अगर उस तरह नहीं जाएगा तो इस तरह भी काफ़ी सारी क़यामत आएगी, काफ़ी सारी क़यामत आएगी। लीगली पॉलिटिकली नहीं आएगी तो लीगली आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी तो टेकअप कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट के बाद जमात इस्लामी आएगी, सुप्रीम कोर्ट किन ग्राउंड्स के ऊपर उसको रिजेक्ट करेगी कि हम नहीं टेकअप करते? पहले पनामा जब टेकअप कर लिया इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर टेकअप किया, और अब टेकअप करके और जीआईटी नहीं बनाती तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या जवाब है फिर? ठीक है, बहुत सारी थोड़ी सी बात करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस उन्होंने किया है, अब जरा ब्रेक के बाद बहुत सारी चीजों पे कंसेंसस होने की जरूरत है। मैं इसी की तरफ बात करने लगी थी कि ब्रेक के बाद बात करेंगे। चेयरमैन नैब की मुलाजमत पे तौसीह के लिए भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान है, और इसके अलावा मुसाबकती कमीशन के हवाले से ही बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले क्लास साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। अब जब हुकूमतें आती होती ना अपने आखिरी साल में, आखिरी साल तो जैसे आमिर साहब कहते होते इलेक्शन का साल होता है, अगले साल अगस्त के बाद तो फिर आपकी बात ख़त्म हो गई नेक्स्ट इलेक्शन का, सो आखिरी साल है। आखिरी साल में हुकूमतें अपने आप को बचाने के लिए फ्यूचर के लिए ना कुछ स्टेप्स लेना चाह रही होती हैं कि अगले 5 साल भी हमने सिक्योर करने हैं। अब नवाज शरीफ साहब के आखिरी दिन उठा के देख लें ना, उनके आखिरी महीना देख लें, डिस्क्वालीफाई होने से पहले पैनिक फैल गया था। कभी सवात में एयरपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं, कभी वहाँ पे जा रहे हैं, उधर आप डेरा इसमाइल खां जा रहे हैं, कभी मुल्तान, कभी वो गए नहीं थे जिन इलाकों में, और उनके मुंह में जो कुछ आया वो ऐलानात करते रहे, चीज़ें कहते रहे, स्टेप्स ले लें, फलां कर लें, लाज बनाते रहे, इसके बावजूद नहीं आपके सामने चीज़ें हो सकें। इमरान खान साहब अब उसी रूट पे आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नैब के मुल्ज़िम हैं, इनके बड़े करीबी लोग जो हैं जो नैब के मुल्ज़िम हैं, खुद उन पर नैब का केस था। इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि जिन लोगों ने आके यहाँ कवानीन बनाने थे, इम्प्लीमेंटेशन करवाना था, करप्ट लीड को अकाउंटेबल करना था, वो खुद वो इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। सो वो वहाँ इनसाइड से वो इन इदारों को पसंद ही नहीं करते, इनकी इंडिपेंडेंस पसंद नहीं करते, इनकी वर्किंग पसंद नहीं करते, इनकी चीज़ें नहीं पसंद करते, क्योंकि खुद वो मुल्ज़िम है। ये पूरी पार्लियामेंट जो बैठी हुई है, आप इस पर कोई कैबिनेट उठा के दे, मुशर्रफ की कैबिनेट में आधे से ज़्यादा नैबज़दा बैठे हुए थे, यहाँ गिलानी साहब की कैबिनेट में बैठे हुए थे, जमाली साहब की कैबिनेट में थे, शौकत अजीज़ की, नवाज शरीफ, कोई कैबिनेट उठा देख लें। सो उनको सूट ही नहीं करता कि आपका चेयरमैन नैब को अच्छा आ जाए, कोई पावरफुल आ जाए, कोई थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सा आ जाए। सो वही कुछ ये कर रहे हैं। आप जो इन्होंने अप्रूवल ली है, जो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, पार्लियामेंट है, वहाँ लेके नहीं जानी। ये वो हैं जिन्होंने असली और यहाँ पे नस्ली जमहूरियत लानी थी, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है कि 3 महीने तो हमें मिल ही जाएंगे ना, या 4 महीने जो भी हैं। उसमें मज़े की चीज़ें ये हैं कि जो उसकी आगे बढ़ा रहे हैं कि उसको चेयरमैन नैब को हटाया जा सकेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए, जैसे जज का कंडक्ट होता है कि जब भी चाहेगी हुकूमत उसको वो कर सकती है, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज सकती है। प्लस उसकी ज़मानत का राइट जो दिया जा रहा है कि जनाब वो बंदा जो है ना पहले दिन से ही 24 घंटे बाद उसकी ज़मानत भी हो सकती है, वो राइट्स भी दिए जा रहे हैं। और मेन चीज़ जो की जा रही है इसमें कि जब तक उनका डिसीजन नहीं होगा अपोजिशन लीडर का और इस प्राइम मिनिस्टर का, तो इनको जनाब वो मौजूदा चेयरमैन जो है ना वो काम करते रहेंगे, चाहे अगले 2 साल 3 साल। मुझे तो नहीं लगता शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब का कोई वो हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। लिहाजा अगले 2-3 साल हैं यही चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन साहब को भी वही जो कल आमिर साहब कह रहे थे कि थोड़ी सी उन्हें भी ज़रा ख्याल आ जाता कि काफ़ी हो गई है, काफ़ी इज़्ज़त अफजाई हो गई है। तो लिहाजा हुकूमत जो है वो ज़िद पे अड़ गई है कि जनाब कि हमने इसी चेयरमैन को भी रखना है। और इन्होंने बताया था कि मालम जब्बा वाला जो हेलीकॉप्टर वाला केस जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है कि जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो भाई साहब आपके पे तलवार लटकती रहेगी। सो ये चीज़ कन्फर्म है लास्टली कि ये जो चेंजेस लाई जा रही हैं अल्टीमेटली आप कंट्रोवर्शियल बंदे रखेंगे, एहतसाब आपका कंट्रोवर्शियल होगा, लोगों की आंखों में इंपॉर्टेंस इसकी ख़त्म हो जाएगी एंड नो बडी विल टेक यू सीरियसली। जो थोड़ा मोड़ा कुछ एहतसाब बच गया था, थोड़ा सा कुछ, अगरचे नवाज शरीफ साहब ने कंपनी छोड़ नहीं गए थे पीछे, उनको भी एहतसाब सेल था एक, वो भी मेरा ख्याल है इन चेंजेस के बाद वो भी इसी चेयरमैन के कंटिन्यू करने से वो भी नहीं रहेगा।
जी आमिर साहब, मुसाफकती कमीशन के हवाले से बात करनी थी। बहुत 14 बरसों में जो है लार्ज नंबर, मैं जो है बस एक जुमला इसमें कह दूँ कि बिल्कुल साहब ठीक कह रहे हैं, मगर ये मुझे किसी भी, मैंने काफ़ी कानून के माहिरों से पूछा है, सभी कहते हैं कि इसका बहुत ही कम इम्कान है कि ये जब ये इनकी इस ऑर्डिनेंस को जब अदालत में लेके जाएंगे, जो कि लाजमी लेके जाएंगे, तो ये उड़ जाएगा। मगर इस दौरान में फिर भी गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है कि जो इम्पोर्टेंट केसेस है ना दरमियान में, जिनका जिक्र इन्होंने किया कि ऑलमोस्ट ये क्लियर हो के आगे उनके टेबल पे एक थद्दा पड़ा हुआ है, वो इस दौरान में निकल जाएंगे। उनको इस बहाने रखा गया है, ये एक लॉलीपॉप एक लटकाया हुआ है उनके ऊपर कि ये जो है ना आपको किया जाएगा, तो ये फाइलें क्लियर करके जाएं जो सारी। अच्छा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना तो प्राइम मिनिस्टर का ये आर्गूमेंट कि मैंने शहबाज शरीफ से नहीं बात करनी क्योंकि वो नायब का एक्यूज्ड है, वो खुद हेलीकॉप्टर में एक्यूज्ड है, तो वो बनता नहीं है। और वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्यूज्ड है, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्यूज्ड है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, वो बना के केस तैयार कर दिया हुई है, आधी कैबिनेट एक्यूज्ड है। अभी ये है कि हमारे रिपोर्टर इमरान मगराना साहब जो है ना, वो पार्लियामेंट से बड़ी, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, चौंधी चौंधी खबरें लेके आती हैं, मगर वो कई दफ़ा मेन स्ट्रीम में इग्नोर हो जाती हैं। ये है मुसाफकती कमीशन का जो है, इनका है कि 14 बरसों में इन्होंने 68 रुपये का जुर्माना, 868 अरब रुपए का जुर्माना जो है ना किया है। ये आते हैं। अभी इसकी वैल्यू ये है कि मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि अगर ये दुरुस्त हो जाए तो पाकिस्तान में जितना भी हम कहते रहते हैं ना माफिया कार्टेल्स, उसके ऊपर अगर कोई अदारा है जो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो ये है। मगर ये इत्तफाकन नहीं, बाय डिज़ाइन जो है, एक तो ये फ़ाल नहीं रखा जाता रहा। मैं अभी इसकी तफसील बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे इसको गैर फ़ाल रखा गया है। ये इमरान मगराना जो फिगर्स लेके आए हैं पार्लियामेंट से, उसके मुताबिक। दूसरा ये कि ये 10-10 साल से हम बड़ी स्टोरियाँ कर चुके हैं, क्लास साहब ख़ास तौर पर बहुत सर पीट चुके हैं इसके ऊपर, कि मुकदमात जो हैं जून से आता है, वो चीनी वाले तो ख़ास तौर पे 10-10 साल से स्टे करते आ रहे हैं। मगर इसके अंदर जो वो बड़ी है, इनका क्रेडिट है कि इनके दौर में जो है 14 सालों के 68 हैं, मगर इनके 14 महीने में जो है ये 44 अरब रुपये का तो सिर्फ चीनी वालों के ऊपर जो है ना जुर्माना हो चुका है। क्रेडिट जो है ये जो मौजूदा इसकी कमीशन की हेड कर रही हैं राहत कुनैन जो है, इनका भी है कि पहले जो है ये जब थी 2007 और 10 में खालिद मिर्ज़ा साहब के टाइम में ये लीगल टीम का हिस्सा थी, उस वक्त भी 7 अरब रुपए की ये पेनल्टीज लगाई गई, जिसमें से कि 6.25 बिलियन जो था वो जो लगाया गया था सीमेंट वालों को। और उसके बाद फिर 7 साल तक ये गैर फाल रखा गया, और 7 साल में सिर्फ 1 अरब रुपया जुर्माना हुआ 7 साल में। और अब जो है ना ये 44 बिलियन चीनी वालों पे गया है। और इन्होंने बाद में भी जब ये 10 और 13 में रही राहत कुनैन बीबी, तो इन्होंने 20 अरब रुपए का जुर्माना जो है ना किया, जिसमें से टेलकॉम में से ICH का बड़ा मशहूर केस था, 11 बिलियन के करीब जो है ना कार्टेलाइजेशन एंग्रो और FFC फौजी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन को किए गए। मगर ये फिगर्स तो बड़े अच्छे नज़र आते हैं, मगर इसमें ये भी क्लियर रही हैं कि इन्होंने तो जुर्माने किए गए, पर कितने अभी भी अदालतों में फंसे हुए हैं और कितने उनमें से निकलवाए गए, वो स्टोरी वो भी फिगर्स रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वो निकलवा के लाएं कि ये जुर्माने तो कर दिए गए हैं, मगर अदालतों में से कितने अभी भी स्टेज में फंसे हुए हैं। होना जुर्माने करना एक और बात है, निकलवा लेना और बात है। इसमें मेरी बात हुई थी एक दफ़ा उनसे, अटॉर्नी जनरल जो हैं पाकिस्तान के खालिद जवेद जान साहब है ना, हाँ, उनकी तारीफ सुन रही है कि पहली दफ़ा वो फॉलो अप करके तो ये स्टेज वकेट हो रहे हैं, उन्होंने किया है। और जस्टिस बाबर सितार साहब जो हैं उनकी अदालत में ये केसेस गए थे, और बाबर सितार साहब ने बड़े अच्छे फैसले करके इनकी ये पटिशन्स वहाँ पे स्टे कराए हुए थे, उन्होंने इसको खारिज किया। वी होप कि अटॉर्नी जनरल इसको फॉलो करेंगे। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगते थे कि ये एक्टिव नहीं थे, फॉलो नहीं करते थे। 30 बिलियन से ज़्यादा के जुर्माने तो स्टे हुए हैं। 2 स्टे का बताऊँ, खाद के, यहाँ फौजी फर्टिलाइजर को 5.5 अरब रुपये जुर्माना हुआ था, इससे ये लग रहा है कि वो रिकवर नहीं हुआ है तो वो हमें बता दें। इसका एंग्रो फर्टिलाइजर 3 अरब और 14 करोड़ रुपए के उनको जुर्माने हुए थे। ये लोग जहन में रखें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कमज़ोरी की वजह से
ये सारे के सारे माफिया स्ट्रांग हुए हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे, ये स्टोरी ऐसे इसको हम कल भी फॉलो करेंगे। मैं तो नाम पढ़ के हैरान हो रहा हूँ कि इन लोगों को, इन्होंने बैठ के जुर्माने बड़े काम किए हुए हैं सर। मतलब इसमें टेलीकॉम अगर कंपनीज देखें, सिर्फ 10-10 लाख 5-5 लाख लोगों को जिस तरीके के इन्होंने आके G4 सर्विसेज पे धोखे दिए, इन्होंने आके जिस तरह के वहाँ पे आप उनके मैसेजेस देख लें, सर्विसेज देख लें, लोग पीट रहे हैं, उसमें से 10-10 लाख रुपए जुर्माने करना ना, ये बड़ी छोटी अमाउंट है। हाँ, PTCL को इन्होंने 18 रुपए का किया हुआ है, वर्ल्ड कॉल को इन्होंने 53 का किया हुआ है। अच्छा, डिफेंस को, यहाँ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, इनको 1 करोड़ रुपये, बैरियर टाउन को उन्होंने सिर्फ 20 लाख रुपया जुर्माना किया। सो लग रहा है कि जहां पे इनके पांव जलने लगे हैं ना ये कंपटीशन कमीशन के, तो वो फिर उन्होंने ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाई। 10 लाख 5 लाख 2 लाख, लेकिन मूवमेंट है स्टिल। नहीं, कल इसको फॉलो करेंगे। इसमें मैं इसमें देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि ये माफियाज आपको लूट कैसे रहे हैं। लूटने के बाद अगर जुर्माने हो जाए ना, ये जाके स्टे ले आते हैं अदालतों से 10-10 साल। हमारे दोस्त लास्ट एतजाज अहसन साहब हमें बड़े प्यारे हैं, जो सबसे बड़ा माफिया है ना इस मुल्क का, एतजाज अहमद साहब जो हैं, उन्हीं के ही वकील हैं। वो बैरिया टाउन वाले हूँ या हमारे वहाँ पे ये LPG किंग हैं। LPG के बिल्कुल नहीं रहे वो, ये कंफर्म तो पहले रहे, पहले थे, अब नहीं है, अब नहीं है, अब एक और साहब आगे, वो स्टोरी में कल आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको मजीद भी फॉलो अप करते रहेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉक्टर्स के हवाले से, आज क्या हुआ, उन पर तशद्दुद हुआ, क्यों हो रहा है ये तमाम मामला, इसकी डिटेल्स पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, हम देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स हैं और वो इस्लामाबाद में वो धक्के खा रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है, काफ़ी अजीब सी सिचुएशन। और आज तो काफ़ी तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, लाठी चार्ज हो रहा है, टीयर गैसिंग हो रही है, डंडे पड़ रहे हैं उन बेचारों को, यंग डॉक्टर्स हैं, तलबा हैं। पर मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जो है डॉक्टर सुहेल हाशमी साहब को हमने तकलीफ़ दी है। ये PMDC के सेक्रेटरी भी रहे हैं, रजिस्ट्रार भी रहे हैं, और ये पिछले 20 साल से ये लड़ाई कर रहे हैं कि जब डॉक्टर आसिफ ने फैक्ट्री लगाई हुई थी यहाँ पे अस्पतालों को लाइसेंस देने के, ये उस ज़माने से शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये जो आप कत्ल कर रहे हैं, इसके बाद जैसे डॉक्टर निकलेंगे और जो अस्पतालों का हाल होगा वो आज हाल हो गया है। और इन्होंने डॉक्टरी कम की है और हमने इनको अदालतों में धक्के खाते हुए ज़्यादा देखा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, ये जो बेचारे अभी यंग डॉक्टर्स और तलबा जो हैं, ये जो इस वक्त मार खा रहे हैं, एक हमें जो बताया गया 2 इश्यूज़ हैं उनके, एक NLE का एक जो टेस्ट है और एक MD CAT का। ज़रा आप क्विक पेस में, हमारे पास टाइम थोड़ा ज़रा समझा दें कि मसला क्या है और कौन सच्चा और कौन झूठा है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आमिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आपके लिए खबर होगी, आपके चैनल के लिए, कि जो MD CAT कराया गया है इलीगल है। और इलीगल कौन से कानून के तहत है? ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अपने कानून के सेक्शन 13 के सेक्टर सब सेक्शन C के तहत ये एग्जामिनेशन फार्मुलेट करना था, जो इनका नेशनल मेडिकल एंड डेंटल का एकेडमिक बोर्ड है। और उसके बाद इनके सेक्शन 16F के तहत इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना था नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने। और ये खुद कह चुके हैं अपनी प्रेस रिलीज में कि हमने इन दोनों अदारों को ये पेपर देखने ही नहीं दिया ट्रांसपेरेंसी की खातिर। तो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एग्जामिनेशन कराने की, उनको आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया। फिर इनके सेक्शन 18 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये सिंगल टेस्ट होगा, 1 डे टेस्ट होगा। इन्होंने 62 सेशन में टेस्ट कराया है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन सा मेरिट होगा? तो कंप्यूटर ये इतने ट्रेंड नहीं है कि ये कहें कि जी हम। और तीसरी और चौथी इसकी दिलचस्प चीज, ये खुद कह रहे हैं कि हम उसकी एनालिसिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिजल्ट रिवाइज करेंगे। तो फिर वो आपने रिजल्ट दिया क्यों है? कि अगर आपने उसमें डिफिकल्टी इंडेक्स देख के दोबारा रिजल्ट देखना है तो MD CAT जो है वो इम्तिहान है जो तलबा को मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए होता है। हम करप्शनों के भी बड़े इल्जाम सुनते हैं, वो क्या है? जो 13 दिन से बच्चों ने धरना दिया हुआ है ना जी, वो इसी बात का दिया हुआ है कि उसकी, मैं तो अभी तक उस तरफ जा ही नहीं रहा कि इसमें करप्शन क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, कैसे दिया गया है, किस अथॉरिटी को दिया गया है, और जो टेस्ट करा रहे हैं यंग डॉक्टर्स के उस पे हैं जो वो अपने NLE टेस्ट पे रो रहे हैं, वो उसका क्या मसला है? अब आ जाए NLE की तरफ। NLE में भी इन्होंने बड़ा ढंढोरा पीटा था पीछे के, हमने इम्तिहान कराया और बड़ा जबरदस्त इम्तिहान हुआ है।
एनएलई में दो किस्म के बच्चे बैठ रहे हैं। एक ये है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो पीएमडीसी पहले एनईपी का इम्तिहान कराती होती थी वो नहीं कराया, तो उसके 1400-1500 बच्चे बचे हुए थे, उनका इम्तिहान है, वो तो बेचारे इनकी मिन्नतें कर करके उन्हें इम्तिहान करवाया है। लेकिन जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट जिनके लिए इन्होंने ये इम्तिहान कंपलसरी कर दिया हुआ है वो सिर्फ 360 बचे थे। अच्छा, अगली क्वेश्चन ये है कि अभी मिनिस्टर साहब कह के गए हैं इंफॉर्मेशन के कि अमेरिका बरतानिया में होता है, बरतानिया में 2016-17 में ये टेस्ट कंसीव किया गया है, अभी तक नहीं हुआ। और ये उन्होंने कहा है कि जो बच्चे दाखिल होंगे वो 2024 और 2025 में जब वो ग्रेजुएट करेंगे तब जाके उनका इम्तिहान होगा। डॉक्टर साहब ये जो साल ये आ रही है हाशमी साहब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आज वो डॉक्टर्स हैं जो एहतजाज कर रहे थे, ये मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस के हैं या सरकारी के हैं, ये किसके हैं? थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हो रही है। मुझे लग रही है प्राइवेट जो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब बना कर गए थे यहाँ पे, मतलब इवन किचन में बना गए, किसी के घर में बना गए, वटेवर, तो ये कौन से ये हैं जो यंग डॉक्टर जो आज आए हुए थे? रऊफ भाई, इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो बाहर से, चाइना से, रशिया से, दूसरे मुल्कों से करके आए हुए हैं। वो लोग तो इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि इम्तिहान हो, और इनका स्टेप 1 हो गया था, स्टेप 2 अक्टूबर में होना था। जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने देना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर पे हैं, उन पे भी ये थोप दिया गया है। और वो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि थोप दिया गया है कि ये पिछले साल आए हैं, बरतानिया ने 8 साल लगाए हैं इम्तिहान कराने के लिए अपने बच्चों के लिए, ये पिछले साल आए हैं, इनकी एक्सपर्टीज कोई नहीं है। बता रहा हूं कि ये नेशनल मेडिकल अथॉरिटी की कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन कराना इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, और खुद कही जा रहे हैं अपनी प्रेस रिलीज में कि जी हमने उनको नहीं दिखाया ट्रांसपेरेंसी की खातिर। जो एक साल में कह रहे हैं कि आप इम्तिहान दें, जबकि बरतानिया ने 8 साल पहले कहा था कि आपको 2024 में जाके 16 में इंट्रोड्यूस करवाया और 2024 में जाके इस इम्तिहान को देना होगा। ये एक साल में कह रहे हैं कि आप इम्तिहान दें। वो 2024 में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, अपने वालों को कह रहे हैं कि वो 24 और 25 में जो ग्रेजुएट निकलेंगे वो इम्तिहान में बैठेंगे। ठीक है, वो 100 साल हमसे आगे हैं। ठीक है, और ये रातों रात इम्तिहान कराना चाहते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? लास्टली ये जो है कि जी पहले टेस्ट जो लिया जाता था पीएमडीसी 1500 रुपए लेते थे, ये 6000 ले रहे हैं। और वो जो फर्म सिलेक्ट की गई है वो उसके मुतालिक भी बड़े शकूक और शुबहात हैं कि वो बड़ी डूबियस अंदाज में की गई, ये दुरुस्त है? ये सैकड़ों करोड़ों का है, और मैं अपनी हर उस पे कह चुका हूं कि इनको अंदाजा नहीं है कि नैब इनको कहां ले जाएगी। कि जब एक टेस्ट पहले 500 में होता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने देखा और काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मौके भी सामने आया, और अभी डॉक्टर सुहेल हाशमी ने भी अपना मौके वाज़ेह किया। मजीद भी बात करते रहेंगे बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।